Hello friends, welcome to my channel. My name is Haril Kapadia. I've kept the name of my channel, that is a build up. As you can see, it is very easy to recognize my channel and video, so I've kept the hashtag build up. So friends, do like, share, subscribe and comment. So today I've brought banking terminologies, as I've told in last video that I will bring banking terminologies, so I've brought today. So this is going to be very useful and helpful into our life, because this basic terms is going to be remembering you in when you are going to be come across on this terms which I'm going to explain you ahead. So basic banking terminology. Okay, this is a part one, because I wanted to make a short video. I know guys, you have been bored when it is sizable. So without wasting time, I will start. Let's begin. NEFT, RTGS, IMPS and UPI. Now this four are about transferring fund. बट यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि NEFT, RTGS, IMPS, UPI के अंदर क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया होती है या क्या चीज़ें होती है. ओके, सो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ कि बाबा आपको कभी इशू ना गिरे. अगर कभी इशू गिरता है देन यू कैन सी दिस वीडियो, यू हैव दिस बैकअप कि आप ये वीडियो देख के आप कौन सी भी क्वेरी रहेगी वो आप यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हो. नाउ जो NEFT है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए है, या मिनिमम यहाँ पे 1 लिमिट होता है, मतलब 1 रुपी यहाँ पे एक होता है. सो 1 रुपी का लिमिट है यहाँ पे. बट यहाँ पे RTGS में क्या है, RTGS में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है. ये मिनिमम अमाउंट लिमिट इसका सिर्फ सिर्फ ये 2 लाख तक है. NEFT एक रुपये के लिए करता है, RTGS 2 लाख के. मिनिमम उसका मनी ट्रांसफ़र 2 लाख तक होना चाहिए तो ही बंदा वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट उतना है. अब ये जो मैक्सिमम अमाउंट लिमिट रखा है यहाँ पे NEFT ने, वो नो लिमिट, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं. आप कितना भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो. बट RTGS में लिमिट रखा है जो कि 10 लाख तक है. ओके ना, ये जो NEFT और RTGS का मैं जो डिफरेंस बता रही हूँ इसके लिए बता रही हूँ कि ताकि ये दोनों में कंफ्यूज होता है और ये दोनों सिमिलर. अब ये जो फ़ंड ट्रांसफ़र होता है NEFT में थोड़ा सा वक्त लगता है फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए, बट RTGS में इमीडिएट होता है. अगर आप 2 और 10 लाख के अंदर अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप RTGS में जाइए, बिकॉज़ वो RTGS में आपको इमीडिएट फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा. बट अगर आपको कोई और लिमिट, मतलब अगर 10 लाख से ज़्यादा आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है देन यू गो बाय NEFT, जो कि यहाँ पे नो लिमिट है. अब मैनेज्ड बाय RBI, दोनों RBI, आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो कि RBI क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, बैंकों का बैंक. या सो दिस इज़ व्हाट RBI डज इट. सो ये मैनेज्ड वो करते हैं NEFT, RTGS. यहाँ पे और मैं बताऊँगी, पर उसके पहले मैं IMPS और UPI के बारे में डिफरेंट बिटवीन एंड डिस्टिंग्विश बता दूँ. ओके, सो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है ये, या फिर इसको बोला जाता है इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस. UPI है जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. ये दोनों 1 रुपये का मिनिमम लिमिट उसने रखा है, बट उसका मैक्सिमम अमाउंट IMPS में उसको 2 लाख रखा है और UPI में 1 लाख. ये दोनों ही इमीडिएट हो जाता है फ़ंड ट्रांसफ़र. ओके, ये मैनेज कौन करता है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो ये जो NPI है ये ऑर्गेनाइज RBI ने ही किया है, प्रमोट उसने किया था 2008 में. ओनली रीज़न इसका ये था कि ये अम्ब्रेला फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया बने. ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स देखे. सो इसके लिए ये NPCI है. नाउ वी गो फर्दर, दैट इज़ ऑनलाइन. नाउ नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये दोनों ही मोबाइल बैंकिंग मतलब ऑनलाइन चीज़ें. तीनों चारों इज़ ऑनलाइन. ओके, IMPS भी ऑनलाइन है. UPI, ओके, व्हाट इज़ UPI में क्या होता है, ऐप्स थ्रू ये आपको, आप एक्चुअली इसके अंदर गो थ्रू हो, राइट. इसके अंदर आप अभी ऐसा हो गया है कि डिजिटल पेमेंट,
ज़्यादा चलने लगा है, बिकॉज द पीपल डोंट वांट कि फिजिकल मनी, दे डोंट वांट इन अ डिजिटल फॉर्म, दैट इज़ द गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे. सो ये अगर कभी किसी को ऐसा लगता है कि गूगल पे कौन करता है, ये यूपीआई से होता है, एंड ये मैनेज्ड बाय कौन है, दैट इज़ दी NPCI, राइट. सो सर्विस अवेलेबिलिटी ये पता होना चाहिए, सर्विस का अवेलेबिलिटी क्या है इसकी. यहाँ पे NEFT में मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 6:30 PM, सैटरडे को 8 AM 1 PM. ओके, संडे और बैंक हॉलीडे जब होता है तब ये अवेलेबिलिटी इसने नहीं रखी है. सेम गोज़ टू RTGS, दोनों ही सेम है. अब IMPS और UPI ये 24/7 है. एनी टाइम, कभी भी, आधी रात को भी आपको फंड ट्रांसफ़र करना रहेगा, यू कैन डू. पर यहाँ पे लिमिट है 2 लाख एंड 1 लाख वाला, राइट. सो ट्रांजेक्शन चार्जेस, येस, ट्रांजेक्शन चार्जेस क्यों नहीं लगेगा, लगेगा बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग द मनी. क्योंकि यहाँ पे NEFT में नो लिमिट है, तो यहाँ पे जब आप करते हो फंड ट्रांसफ़र तो यहाँ पे थोड़े से चार्जेस लगते हैं. किसको लगते हैं, सेंडर को लगते हैं, जो पैसे दे रहा है उसको लगता है 2.5 पैसे या 50 पैसे, एंड वो 25 तक, मतलब ये मिनिमम 2.50 तक आपको चार्जेस लगता है, एंड मैक्सिमम 25 तक. RTGS में 15 से 25, मतलब 15 रुपये से 25 तक आपको कहीं पे भी लग सकता है. कितने, मतलब उसके अंदर से आपको कितने भी लग सकते हैं. नाउ IMPS जो है वो चार्जेस डिपेंड करता है बैंक, तो वो बैंक से डिपेंड करता है कितना. अभी ICICI जो बैंक है वो अगर अप टू 1 लाख अगर आप अमाउंट करते हो फंड ट्रांसफ़र तो 5 रुपये आपका चार्जेस लगाता है. बट UPI में अभी फ्री है, राइट. सो ये आपके लिए एडवांटेजेस हैं. बट यहाँ पे सिर्फ आप 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट. तो वो एक क्राइटेरिया है. अब जो ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ए रिसीवर को कुछ पैसे देने पड़ेगा, उसको कुछ चार्जेस लगेगा क्या, नहीं. ये रिसीवर को कुछ चार्जेस नहीं लगता, किसी के अंदर चार्जेस रिसीवर को नहीं लगता, सिर्फ सेंडर को जो पैसे देता है उसको लगता है. नाउ डिटेल्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर करना है हमें तो डिटेल्स क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है. एक तो रिसीवर का बैंक अकाउंट, जिसको देना है पैसे उसका बैंक अकाउंट चाहिए, उसका IFSC कोड. डोंट वरी, ये IFSC कोड जो है ये मैं एक्सप्लेन करूँगी ऑन अनदर स्लाइड, तो वो स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली होता है. तो ये एक कोड होता है, जस्ट रिमेंबर दैट, ये कोड होता है जहाँ पे बैंक आइडेंटिफाई होता है एंड उसके डिटेल्स आ जाते हैं. सो दिस इज़ रिक्वायर्ड, ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. RTGS में सेम होता है, IMPS में भी सेम होता है, इवन मोबाइल नंबर एंड MMID से होता है. यहाँ पे UPI जो है वो वर्चुअल ID, दैट इज़ अकाउंट प्लस IFSC कोड और आधार कार्ड नंबर से भी हो सकता है. सो दिस वाज NEFT, RTGS, IMPS, UPI. सो ये जो है मैंने इसके लिए ये डिस्टिंग्विश किया है कि ताकि इन फ्यूचर कभी आपको ऐसा इशू गिर है कि कितना ट्रांसफ़र पेमेंट करना है, सर्विस क्या है, क्या कैसे होता है, ये डिटेल्स क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें ये वीडियोस में हैं. तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की या कंफ्यूज होने की. यहाँ पे ये वीडियो आप देख लो, हो जाएगा आपका. नाउ वी विल गो फर्दर, दैट इज़ द कोलैटरल. अब ये कोलैटरल होता क्या है, ये जो कोलैटरल टर्म है, ये टर्म इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि कोलैटरल व्हेन दिस इज़ अबाउट अपॉन द लोन, ये जो लोन हम देते हैं तभी व्हेन वी गिव, हम वो जो बैंक है वो कुछ तो सिक्योरिटी रखेगा ना उसके पास. अगर बैंक तुम्हें लोन दे रहा है, कुछ पैसे दे रहा है, तो वो कुछ तो रखेगा अपने पास. तो वो जो रखता है सिक्योरिटी उसको बोलते हैं कोलैटरल. नाउ वी विल रीड इट. एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द बैंक इन एक्सचेंज फॉर ए लोन इज कॉल्ड कोलैटरल. ये कोलैटरल कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लैंड है, गोल्ड है, या फिर कुछ भी ऐसे शेयर्स. नाउ इवन द शेयर्स जो होते हैं वो भी हम सिक्योरिटी में एक रख सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सिक्योर लोन. ये सिक्योर लोन माना जाता है, इसको बोलते हैं सिक्योर, क्योंकि यहाँ पे जो लेंडर है वो सिक्योर हो जाता है लोन, मतलब इट्स कॉल्ड एज सिक्योर. दिस इज लेस रिस्की देन अनसिक्योर लोन.
फॉर द लेंडर। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी हम नहीं देते, तो वहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन होता है जो लेंडर के लिए रिक्सी ज़्यादा बनता है। नाउ दिस इज MICR कोड। नाउ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो दिस इज व्हाट, ये MICR जो कोड है वो 9 डिजिट का होता है, फाउंड इन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ अ चेक लीफ। ये कोड वेरी करता है बैंक टू बैंक, ओके, अलग बैंक टू बैंक वेरी करता है ये MICR कोड। अब जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता रही थी कि IFSC कोड, डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन। सो दिस इज़ व्हाट IFSC कोड, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो 11 डिजिट का होता है। कितना होता है? 11 डिजिट, जो कि अल्फा और न्यूमेरिक ये दोनों मिक्स होता है। कोड दैट आइडेंटिफाई, टोल्ड यू राइट, आइडेंटिफाई बैंक ब्रांचेस दैट इज यूज्ड फॉर अ ऑनलाइन फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन इज डन वाया कैसे? NEFT, RTGS एंड IMPS। अब चेक नंबर इज अ 6 डिजिट नंबर यूनिफाइड असाइन टू अ चेक लीफ। ये जो जब चेक बुक होती है, उनकी जो चेक लीफ होती है ना, वहाँ पे चेक नंबर आइडेंटिफाई किया होता है। दैट चेक नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपको जो चेक रहेगा नंबर, दैट इज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई फंड ट्रांसफर। सो वी विल सी हाउ। यहाँ पे देखो चेक है। इन दिस नाउ IFSC कोड ऊपर जो लिखा हुआ यूज फॉर द RTGS, NEFT एंड IMPS ट्रांजेक्शन, राइट? यू कैन सी कैसा है, अल्फा न्यूमेरिक। आई टोल्ड यू अल्फा विल बी योर बैंक नेम, ओके। यूजुअली यहाँ पे बैंक नेम होता है, जैसे कि SBI का है तो SBI लिखा हुआ रहेगा, HDFC का चेक है तो HDFC लिखा हुआ रहेगा, एंड देन नंबर रहेगा। सो लाइक दैट इज़ द अल्फा न्यूमेरिक जो IFSC कोड होता है, जो किसके लिए यूज़ होता है? NEFT, RTGS और IMPS ट्रांजेक्शन के लिए। नाउ चेक नंबर यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड, सी चेक नंबर 6 डिजिट का है, जो कि इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ MICR कोड है जो देखो कितना है, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती है। कभी भी आप जब चेक लीफ लेते हो, यू नो व्हेन यू हैव अ चेक बुक और चेक लीफ आप देखते हो, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि किसके लिए काम के लिए है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव मेड दिस वीडियो, कि आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि कभी भी फ्यूचर में आपको ईजीली कुछ डाउट या क्वेरी आए तो आप रिसॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब ये टेक्नोलॉजी है जो बैंक यूजुअली यूज़ करते हैं, वेयर इन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट every month towards the payment of loan, mutual fund, insurance premium, देन ये बहुत सारी ना आई यूज़ दी इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट? तो अब ये मैं आपको ये वीडियो भी लेके आऊँगी कि यहाँ पे अभी बैंक्स इंश्योरेंस, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस के बहुत सारे हैं, जैसे कि देयर इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर कार इंश्योरेंस, तो बहुत सारी इंश्योरेंस जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी यूज़फुल टू यू ऑल। तो मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगी। सो लेट्स गो टू ECS। क्या है ECS? जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेबिटेड हो जाता है वो अकाउंट, मतलब जो स्पेसिफाइड कस्टमर के अकाउंट है, उस अकाउंट में से ये कौन सा अमाउंट डिडक्ट होता है, जो अपना पेमेंट ऑफ लोन हमको जो पे करना है, या म्यूचुअल फंड का अकाउंट जो हमें पे करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है डेबिटेड इन अ स्पेसिफाइड डेट, मतलब वो ही दिन में एवरी मंथ, राइट? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ECS। सो यू शुड नो कि ECS जो टेक्नोलॉजी होती है जो ऑटोमेटिकली डेबिटेड हो जाती है फ्रॉम योर अकाउंट स्पेसिफाइड डेट एवरी मंथ, किसके लिए कोई भी हो, जैसे कि पेमेंट ऑफ लोन हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सेट्रा एंड मोर। Now KYC, very important. This is the procedure that a bank undergoes in order to establish the correct identity of a customer. Yes, ज़रूरत है KYC की, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है टू नो द कस्टमर, राइट? इट इज़ फॉर अ सेफ्टी फॉर अ बैंक। एक कस्टमर का आइडेंटिफाई होना चाहिए
क्योंकि पता होना चाहिए कि कस्टमर कौन है, क्या है. सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द बैंक दे यूज टू गो टू द प्रोसीजर ऑफ KYC, दैट इज़ द नो योर कस्टमर. अब ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ये जानबूझ के पीछे रखा है, लास्ट में रखा है कि ताकि आपको मैं ये समझा सकूँ इन डिटेल. अब ये दोनों जो है रेट है वो लोन के लिए है. जो लोन और फिक्स्ड मतलब हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो पे करते हैं लोन के लिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर टेनेचर. ओके, तो ये जो फिक्स्ड रेट है वो थ्रू आउट अपना जो लोन हमने जो रखा है वो लोन फिक्स्ड रेट ही होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. बट अगर आपको चेंजिंग वाली चीज़ जैसे कि फ्लोटिंग रेट, दैट इज ऑपोजिट फ्रॉम फिक्स रेट. फ्लोटिंग रेट क्या होती है कि जो चेंज होती है ड्यूरिंग अ टेनेचर ऑफ द लोन, दिस इंटरेस्ट रेट चेंजेस एज पर द चेंज ऑफ द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी. अब ये इकोनॉमी पे बेस्ड ऑन होता है. ओके, इसके लिए आपको बेनिफिशियल है क्योंकि इन इकोनॉमी अगर आपका इकोनॉमिक ग्रो होता है और इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लो होता है. सो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट अगर लो होता है तो आपको पे लोन जो है वो कम रेट पे आपको लोन पे करना है, राइट. तो आपके लिए बेनिफिशियल है. हाँ, बट ये फिक्स भी एक बार अच्छा है क्योंकि अगर फ्लोटिंग रेट पे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जा रहा है तो आपके लिए फ़िक्स रेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. अगर आपका फिक्स्ड है तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, आपको उससे ज़्यादा पे नहीं करना. मतलब वो जो रेट चालू है अभी वो रेट पे नहीं, जो आपने ऑलरेडी पहले डिसाइड करके रखा था वो रेट से आप पे करोगे. बट अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है इकोनॉमी में कभी ग्रो होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो इंटरेस्ट रेट लो होने वाला है, अगर आपको ये पता है तो फिर आप ये फ्लोटिंग रेट पे आप जाओ क्योंकि आपको इसके अंदर बेनिफिट्स बहुत हैं, राइट. सो दिस रीज़न मैंने ये रखा है लास्ट में, जस्ट टू नो कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आर लो. क्यों, कब होगा, जब इकोनॉमी ग्रो होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा. बट ऐसे ही वैसा वैसा है, अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है दैट मीन्स द इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है और इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट द इनवर्स रिलेशन हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का. सो ये मेरा वीडियो था. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट व्हाट आई फेल्ड इट, और इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. थैंक यू सो मच. मेरी क्रिसमस टू यू ऑल. एंड पार्ट 2 जल्दी आएगा. टिल देन पार्ट 1 के बारे में आप थोड़ा और एक बार 2-3 बार आप वीडियो देखोगे तो इट विल बी फिट इन टू योर माइंड, और आपको कभी भी बार बार ज़रूरत नहीं रहेगी देखने की. सो मैं जल्दी ही पार्ट 2 लेके आऊँगी. यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में इकोनॉमी के बारे में, जैसे कि CRR विद बैंकिंग टर्म, ओके, विद बैंकिंग टर्म, बट इकोनॉमी के बारे में CRR क्या है, SLR क्या है, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है. I will bring into a part 2. So just be tuned, like, share and subscribe. शेयर कीजिए क्योंकि ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए. एंड this is very helpful to you all. Thank you guys. Take care. Merry Christmas again. Bye.